दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि अगर दो लोगों का आवाज एक जैसा हो तो क्या उसे बराबर का मुकाम मिलता है। गोल्डन एरा में ऐसी एक सिंगर थी जिसकी आवाज इतनी मिलती थी लता मंगेशकर से कि बड़े से बड़े एक्सपीरियंस जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, वो भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाते थे ये सोचते हुए कि क्या ये सॉन्ग लता मंगेशकर ने गाया है। लेकिन ये जो आवाज था वो लता मंगेशकर का नहीं बल्कि सुमन कल्याणपुर की थी। एक ऐसा आवाज जिसने रातों रात सक्सेस को छुआ, लेकिन अचानक से वो खामोश हो गई। आज रेट्रो विद राज में हम इसी खामोशी के बारे में बात करेंगे। क्या सुमन जी किसी मोनोपोली का शिकार हुई या उनका कोई अपना ऐसा असूल था जिसे उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर का दौर वो था जब लता मंगेशकर और रफ़ी साहब का राज हुआ करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब लता जी और रफ़ी साहब के बीच में रॉयल्टी के वजह से अनबन हो गई थी और इसी वजह से ये दोनों फनकार एक साथ काम करना बंद कर दिए थे। यही वो वक्त था जब सुमन कल्याणपुर का लॉटरी लग गई थी। म्यूजिक डायरेक्टर को एक ऐसा आवाज चाहिए था रफ़ी साहब के साथ जिसे सुनकर ऑडियंस लता मंगेशकर को मिस ना करे, और इसी गैप को फिल किया सुमन कल्याणपुर ने। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाम लेने के जीते रहेंगे। देखिए सर को झुका लो तो चलो अपने से दो दिनों क्या बताए तुम्हें हम शम्मा। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे जैसे सुपरहिट सॉन्ग सुमन कल्याणपुर ने दिया और इंडस्ट्री को यह लगा कि उन्हें लता मंगेशकर का एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिल गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट अब आता है। जैसे ही लता मंगेशकर और रफ़ी साहब के बीच सब कुछ नॉर्मल हुआ तो जो प्रोड्यूसर्स सुमन कल्याणपुर को पहले अप्रोच करते थे अब वो दोबारा से लता मंगेशकर के पास जाने लगे। ये भी कहा जाता है कि बड़े बड़े जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उस समय उन पर इनडायरेक्टली एक दबाव आ गया था ये कहते हुए कि अगर सुमन कल्याणपुर को लिया आपने तो लता दीदी वो नाराज हो जाएगी। अब सुमन जी के पास दो ही चॉइस था, या तो वो अपने हक के लिए लड़ती या फिर अपनी डिग्निटी के साथ पीछे हट जाती। ये सब होने के बावजूद भी सुमन जी ने कभी भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया, ना किसी को इंटरव्यू दिया, ना किसी से शिकायत किया। उनका सिंपल सा प्रिंसिपल था, संगीत जो होता है वो एक इबादत होती है, रियासत नहीं होती है। एक्चुअली दोस्तों, जब ये सब हो रहा था तो सुमन जी ने भी ये भी रियलाइज किया कि एक्चुअली उन्हें एक रिप्लेसमेंट की तरह यूज किया जा रहा था। अगर लता जी काफी सॉन्ग्स में बिजी है, उनका शेड्यूल टाइट है, तो उस केस में सुमन जी को यूज किया जा रहा था। एक तरह से कहा जाए तो वो लता जी का परछाई बन के रह रही थी, और इसी वजह से उन्होंने ये सोचा कि परछाई बनने से अच्छा यही है कि मैं गाना ही कम गाऊं, और अगर मैं गाती हूं तो वो गाना गाऊं जो कि बहुत सेलेक्टिव गाना हो। यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर्स मुझे ये सोचकर चूज ना करे कि मैं लता जी की ऑल्टरनेटिव हूं। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी पीछे हट जाना हार नहीं होता है, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत होती है। उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर आप किसी की परछाई बनोगे तो कभी भी अपना रोशनी नहीं ढूंढ पाओगे। आज हम उन्हें सिर्फ लता जी की आवाज की वजह से नहीं बल्कि उनकी ग्रेसफुल साइलेंस के लिए याद करते हैं। दोस्तों, अब सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, आपको क्या लगता है, क्या सुमन कल्याणपुर के साथ नाइंसाफी हुई थी या उनका पीछे हट जाने का फैसला सही था? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके हर कमेंट में आपका एक्सपीरियंस और आपका यादें जुड़ी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।